हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के आज के अपने अगले टॉपिक से, जो है भाग पाँच में दोस्तों संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। इस कार्यपालिका में 5 पदों की व्याख्या की गई है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल व महान्यायवादी आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वीडियो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी ले ली है। तो ये शुरू करते हैं अपने अगले वीडियो से, जिसमें हम प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संघ की कार्यपालिका में तीसरा आता है प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसके निर्वाचन व नियुक्ति के लिए संविधान में किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति अपने वैयक्तिक विवेक के प्रयोग से भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ऐसे नियुक्त प्रधानमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करना होता है, जिसका उदाहरण 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई के निधन पर चौधरी चरण सिंह की नियुक्ति में किया था, और 1984 में राजीव गांधी को नियुक्त किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। और यदि पार्टी प्रधानमंत्री को चुनती है तो वो प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाती है। अगला है शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है और राष्ट्रपति उसे पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। फिर दोस्तों अगला आता है पदावधि। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा का बहुमत खो जाने पर उसे त्यागपत्र देना होता है, और यदि वह त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। फिर आता है दोस्तों वेतन। प्रधानमंत्री संसद सदस्यों के बराबर वेतन पाता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री का वेतन 2,75,000 रुपये है। फिर दोस्तों आता है प्रधानमंत्री की कार्य व शक्ति। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है। मंत्री को मंत्रालय का बंटवारा व मंत्रालय में फेरबदल करता है। मंत्री को त्यागपत्र देने व बर्खास्त करने की सलाह देता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद के निर्णय को भी प्रभावित करता है। मंत्री की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। त्यागपत्र देकर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु व त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं विघटित हो जाता है, किंतु मंत्री या के त्यागपत्र या मंत्री के मृत्यु से मंत्रिपरिषद की खाली जगह को प्रधानमंत्री भर देता है। अगला है दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित कार्य। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच के संवाद की मुख्य कड़ी होता है। मंत्रिपरिषद के सारे काम राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री कार्य होता है। प्रशासन का विधान विशेष कार्य राष्ट्रपति के मांगने पर प्रधानमंत्री इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को महान्यायवादी, इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष, चुनाव आयोग व वित्त आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों के नियुक्ति के संबंध में परामर्श राष्ट्रपति को देता है। संसद संबंधी प्रधानमंत्री कार्य। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सत्र बुलाने व आहूत करने का परामर्श देता है। आहूत मतलब बुलावा या बुलाना। लोकसभा को विघटित कर सकता है। किसी भी समय त्यागपत्र देकर लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री कर सकता है। सभापटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा प्रधानमंत्री करता है। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री के
अन्य शक्ति व कार्य: प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता प्रधानमंत्री होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा का प्रमुख या आपदा प्रबंधन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है और सेनाओं का प्रमुख राजनीतिक विचारक प्रधानमंत्री होता है। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के लिए कुछ प्रमुख उक्तियाँ कही गई है, तो आइए देखते हैं। अगर हमारे संविधान में किसी कार्यकारी की यदि अमेरिकी राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह निश्चय ही प्रधानमंत्री होगा। यह उक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा गया है। प्रधानमंत्री को तारों के बीच का चांद विलियम हार्टकोट द्वारा कहा गया है। प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। यह आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। अगला है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ संबंध। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह अनुच्छेद 78 में कहा गया है। अगला है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य सरकार के कार्यों को राष्ट्रपति को सूचित करना व प्रशासन व मंत्री के बात की चर्चा मंत्रिपरिषद में करना। अगला है दोस्तों मंत्रिमंडल या कैबिनेट। मंत्रिमंडल मुख्य नीति निर्धारक होता है। राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल के लघु निकाय में 20 से 25 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल हफ्ते में एक बार बैठक अवश्य करता है। मूल संविधान में दोस्तों मंत्रिमंडल की कोई व्याख्या नहीं थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में इसको जोड़ा गया। अगला है दोस्तों मंत्रिमंडल समिति या कैबिनेट कमेटी। मंत्रिमंडल अपने कार्यों को संपादित करने के लिए कुछ प्रमुख समितियां बनाती है, जिसमें अस्थायी समिति व अस्थायी या तदर्थ समिति शामिल है। स्थायी समिति उसे कहते हैं जो अपना कार्य अनवरत करती रहती हैं और इनका गठन हर एक साल के लिए होता रहता है। अस्थायी समिति या तदर्थ समिति उसको कहते हैं जिसका कार्य कुछ विशेष कार्यों के लिए होता है और कार्य पूरा होने के बाद इसको भंग कर दिया जाता है। अस्थायी या तदर्थ समिति को। स्थायी समिति में कुछ प्रमुख समितियां हैं: प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन व लोक लेखा समिति। ये स्थायी समितियां के कुछ उदाहरण हैं। प्राक्कलन समिति में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा के होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के व 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। दोस्तों हम इस समितियों के बारे में हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्री को लेकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल हमारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को लेकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। मंत्री दोस्तों हमारे मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री में कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय आते हैं। मंत्रिमंडल मुख्य नीति निर्धारक होता है। प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निर्णय मंत्रिमंडल लेता है। मंत्रिमंडल मुख्य आपदा प्रबंधक होता है। मंत्रिमंडल विदेश नीति व विदेश मामलों को भी देखता है। फिर दोस्तों अगला आता है कार्यपालिका का अंतिम भाग जो है महान्यायवादी, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 76 में की गई है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह न तो संसद और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह सदन में भाग ले सकता है और सदन में बोल भी सकता है। वह संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकता है
किंतु वह किसी भी अधिवेशन में या किसी भी सदन में मत देने का अधिकार नहीं रखता। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार महान्यायाधीश को होता है। इसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल व 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? और यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।